नमस्कार, आदाब, मैं शरी आसिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी बोले, एवरेज की चोटी हो या समंदर, योग सभी का है, सभी के लिए है। मेकिंग इंडिया को लेकर पीएम मोदी पर राहुल गांधी का अटैक, कहा नारे लगाने की कला में है महारत। ट्रम्प मुनीर के लंच पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा अमेरिका सिर्फ चाहता है अपना फायदा। इजराइल के हमले से गुस्से में सोनिया गांधी, सरकार को बताई ईरान की अहमियत। यूपी में बिजली मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच टकराव, अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो। इजराइल में इतनी ताकत नहीं कि अमेरिका के बिना ईरान से जंग को लेकर ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योगा किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग लोगों को विश्व के साथ एकता की ओर ले जाता है, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बन जाती है। मानवता के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्राचीन अभ्यास की शुरुआत का प्रतीक है। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि 2014 में बड़े वादों के साथ शुरू की गई इस योजना से न तो देश में कारखानों की बाढ़ आई, न ही युवाओं को रोजगार मिला है। उल्टा देश की विनिर्माण क्षमता घटकर अब सिर्फ 14% ही रह गई है और युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है? युवाओं की बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और चीन से आयात क्यों 2 गुना हो गया है? मोदी जी को नारे देने की कला आ गई है, लेकिन समाधान देने में वो फेल हैं। राहुल गांधी ने नई दिल्ली के नेहरू प्लेस में 2 युवा शिवम और सैफ से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों कुशल, प्रतिभाशाली और मेहनती युवा हैं, लेकिन उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर नहीं मिल पा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ असेंबल करते हैं, बाहर से सामान मंगवाते हैं, लेकिन असली निर्माण नहीं करते। चीन मुनाफा कमा रहा है और हमारे युवा पीछे छूट रहे हैं। उन्होंने भारत की वर्तमान आर्थिक नीति को असंतुलित और अवसरहीन करार दिया। राहुल गांधी ने बताया कि 2014 से अब तक विनिर्माण क्षेत्र का योगदान गिरकर 14% रह गया है, जो कि बेहद चिंताजनक है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच किया। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका के रवैये को लेकर टिप्पणी की। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अमेरिका अन्य देशों का तभी तक दोस्त है जब तक उससे उसका फायदा हो और अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। सीएम ने डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच हुए लंच को लेकर सवाल उठाया है। इसी पर बात करते हुए सीएम ने बताया कि
कब तक अमेरिका किसी देश के साथ दोस्ती निभाता है। आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना, रातों रात तो हम उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि कोई हवाई अड्डा खुला नहीं है, कोई पोर्ट खुला नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इजराइल और ईरान की बात अलग। यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है, हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे। उमर साहब, जो स्टूडेंट्स ईरान में है उनका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं ना, रातों रात तो हम उनको निकाल नहीं सकते क्योंकि कोई हवाई अड्डा खुला नहीं है, कोई पोर्ट खुला नहीं है। उनको हम बाय रोड जो है पहले उन शहरों में ला रहे हैं जहां बमबारी नहीं है, और फिर वहां से आर्मीनिया के ज़रिए जो है उनको वापस लाने का काम किया जा रहा है। आज उम्मीद है कि 300 या 400 के आसपास स्टूडेंट्स और आ रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का है। उनको सही सलामत हम घर वापस ले आएंगे। और सब कोई उम्मीद नजर आ रही है जो ईरान इजराइल में ये हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान में जब हुआ था फाइनली डायलॉग भी आना पड़ा, कुछ ऐसा है उम्मीद? मैं कह नहीं सकता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात अलग, इजराइल और ईरान की बात अलग। वैसे तो ये बमबारी शुरू होनी नहीं चाहिए थी। इससे पहले जब अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज से पूछा गया था कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता है कि बहुत अरसे तक वो बना पाएंगे। लेकिन चंद ही महीनों में ईरान के ऊपर जो है इजराइल का हमला शुरू हुआ। ये हमला रुक जाना चाहिए और फिर जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए हल हों। लेकिन जो एम्बेसडर, जो इंडियन एम्बेसडर है, उन्होंने आज कहा है ये 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने होस्ट किया, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी का मालिक है, हम क्या उसको कह सकते हैं कि आप किसको खाने पे बुलाओगे, किसको नहीं बुलाओगे। वो दूसरी बात है कि हमें लग रहा था कि अमेरिका के सदर हमारे बहुत खास दोस्त हैं और हमारी दोस्ती का जो है वो ख्याल रखेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिका वो करती है जो अमेरिका के फ़ायदे के लिए है, उनको और किसी मुल्क का फायदा की परवाह नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव पर एक लेख लिखा। उन्होंने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की, साथ ही मोदी सरकार के रुख पर चिंता जताई है। सोनिया गांधी के लेख पर शीर्षक है, भारत की आवाज़ को सुनने के लिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके इस लेख को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सोनिया गांधी ने लेख में लिखा है कि ईरान भारत का पुराना मित्र है और हमेशा से भारत और ईरान के संबंध अच्छे रहे हैं। उन्होंने ईरान और भारत की दोस्ती का उदाहरण देते हुए कहा है कि 1994 का जम्मू कश्मीर मुद्दा सबसे यादगार है, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था तो उस समय ईरान ने भारत का साथ देकर उस प्रस्ताव को रुकवाने में मदद की थी। सोनिया गांधी ने बताया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने पुराने शासन की तुलना में भारत का बहुत अधिक सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि ईरान के पुराने शासन यानी शाही राज्य ईरान ने 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान का साथ दिया था। सोनिया गांधी ने अपने लेख में बताया कि पिछले कुछ दशकों से भारत और इजराइल के रणनीतिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अनूठी स्थिति में भारत के पास शांति और संवाद का पुल बनने की कूटनीतिक ताकत और नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि उन सभी नागरिकों की सुरक्षा की बात है जो पश्चिम एशिया के देशों में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए सरकार को विदेशी कूटनीति में अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से किए गए इजराइल पर हमले की निंदा की। उन्होंने इजराइल की तरफ से हमास पर की गई जवाबी कार्रवाई को भी भयावह और असंगत बताया। उन्होंने भारत सरकार से कहा कि इस तरह के भयावह हमले के सामने भारत चुप नहीं रह सकता। उन्होंने बताया कि 55,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, पूरे घर परिवार यहाँ तक कि अस्पताल भी नष्ट हो गए हैं। गाजा अकाल के कगार पर खड़ा है और वहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक नीति, जिसमें 2 राष्ट्रों के समाधान की नीति है, उसकी प्रतिबद्धता को त्याग दिया है। इसमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की कल्पना की जाती है जो आपसी सुरक्षा और सम्मान के साथ इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रह सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार बने 8 महीने हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जब यहाँ राज का दर्जा बहाल होगा तो हमें प्रशासनिक शक्तियाँ भी मिलेंगी। हमारा रुख ये है कि हम जम्मू कश्मीर को राज का दर्जा मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें देरी होती तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, गवर्नर असेंबली की सवाल कर रहे हैं कि जो अभी 1 साल गुजर गया है लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो एलजी के पास ही है। देखिए 8 महीने हो गए हैं,
मुझे उम्मीद है जब स्टेट हुड आएगा तो पावर सारे आ जाए। जिस तरीके से लोगों ने भी आज सर किसी भी मुद्दे को लेकर बात नहीं उठाई जो भूखंडाल में अभी हाल में चल रही है, उन लोगों ने एक ही बात की कि स्टेट हुड के लिए हमने वोट डाला था, हमने न बिजली के लिए न किसी चीज़ के लिए वोट डाला। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस आज सबका क्या स्टैंड है? देखिए हम उनका स्टैंड ये है, हम इंतजार कर, मगर अगर इनने देर लगाई तो हमें सुप्रीम कोर्ट का जाने की जरूरत और कोई रास्ता नहीं। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों ने गांदरबल से मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है और मैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं आज यहां उस प्रयास को जारी रखने के लिए आया हूं जो मेरे विधायक बनने के समय से शुरू हुआ था। यहाँ से भेजा उनकी नुमाइंदगी करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश लगा रहा हूँ कि मैं उस बात पे बराबर उतर आऊँ। और इसलिए आज एक सिलसिला जो चला है जब से मैं एमएलए बना हूँ यहाँ से, कि कामकाज में जो है तरक्याती काम में तेज़ी लाई जाए, वो हम कर रहे हैं। आज 2 प्रोजेक्ट्स, एक का इनॉग्रेशन, एक का फाउंडेशन स्टोन, एक मैरिज हॉल हमने लोगों के हवाले किया है, और एक पुल जिसकी बहुत डिमांड रही है लोगों के तरफ से, उसका आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया। उसके साथ साथ उस पुल को जो है शहर श्रीनगर के साथ जोड़ने के लिए जो रोड वाइडनिंग का एक प्रोजेक्ट बनना है, उस सिलसिले में भी डीसी साहब से बात हुई। और यहाँ आने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि बीच बीच में जो लोगों के मसले हैं छोटे बड़े, उनके बारे में भी पता चल जाता है। अब एक डिमांड आई प्लेग्राउंड की दुधरहामा से, वहाँ प्लेग्राउंड का हम काम कर लेंगे। और जहाँ पुल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया वहाँ पानी की सख्त किल्लत है, तो मंडे को इंजीनियर्स को सेक्रेटरीट में बुला के जो पानी का मसला है उसके लिए हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करके वो पानी का मसला दूर करें। पांदश और गांदरबल हॉस्पिटल जो बड़े प्रोजेक्ट है, गांदरबल के 2 बड़े, पांदश नागबल रोड, उनके बारे में उस पर भी काम चलेगा। सर ईरान इसराइल के हवाले से माहिरीन का कहना है कि बहुत ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या इसके लगता है कि एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, इससे हमें कोई असर पड़ सकता है? हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जंग ना हो। अभी भी बड़ी बुरी हालत है और ये होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि इजराइल ने किस बुनियाद पे ये हमला किया। ठीक इससे कुछ दिन पहले जो अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज हैं, उन्होंने वहाँ पे जब अपने सेनेट और कांग्रेस के सामने गवाही दी तो कहा ईरान को फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की। तो अगर अमेरिका को कुछ हफ्ते पहले लग रहा था कि बम बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आज इजराइल की तरफ से हमला किस खुशी में? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वो मतलब इसमें कोई सियासत जो है खेली जा रही है, लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो है ये सिलसिला रुके और बातचीत के जरिए जो है मसले हल हों। ठीक है। वहीं ईरान से निकाले जा रहे भारतीय नागरिकों पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि हमारे देश के नागरिक, जिनमें से अधिकांश छात्र हैं, आज देश लौट रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार उनकी निरंतर पढ़ाई, पुनर्वास और सुरक्षा के लिए हर संभव और सतत प्रयास करे। हमारे देश के नागरिक, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं, आज अपने देश में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनकी शिक्षा के लिए, उनके पुनर्वास के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए और भविष्य में उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए हर संभव कारगर और सार्थक प्रयास सरकार करे। उत्तर प्रदेश के हरदोई मेडिकल कॉलेज में बिजली की कटौती की वजह से आईसीयू वार्ड में मरीजों और उनके तीमारदारों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बिजली गुल होने की वजह से तीमारदार हाथ से पंखा झलकर मरीजों को गर्मी से बचा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि अब क्या बिजली मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी के बीच भी कुछ टकराहट है, जिसके कारण स्वास्थ्य मंत्री जी अपने जनपद हरदोई में मेडिकल कॉलेज की अलग लाइन होने के बावजूद भी आईसीयू वार्ड तक में बिजली न आने की खबरें बनी। बीमार तो बीमार, जो तीमारदारी कर रहे हैं वो भी पंखा हिलाते हुए नजर आ रहे हैं।
पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लिखा कि हमारा स्वास्थ्य मंत्री जी फिर से आग्रह है कि इधर उधर की राजनीति छोड़ें और यहाँ वहाँ के भागदौड़ की भी उससे कुछ भी नहीं हासिल होगा। अगर उनके पास निरर्थक रेस में दौड़ने भागने का इतना ही अतिरिक्त समय है तो अपने विभाग पर अतिरिक्त समय दें। वैसे भी तो वो तो तीसरे नंबर पर भी नहीं है, क्योंकि सुना है कि प्रतिशारद की सूची में औरों का नाम भी जुड़ गया है। मोहरे बिछा दिए गए हैं, बस शय देना बाकी है। डिब्बे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इंजन फेल है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई। यहाँ एक महिला ने मां और बच्चे के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया है। मां ने अपने 2 मासूम बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने बच्चों का पोस्टमार्टम कर कातिल मां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला का प्रेमी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी, आरए और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। बच्चों को मारने के बाद उनकी आपस में शादी करने की कोई तैयारी हो, जो खर्चे की बात सामने आई? निश्चित तौर से उनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में, और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसमें बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन दे करके उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियाँ। और इसमें 103 BNS का तथा 123 BNS का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ड्रग के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे उसमें जो है एक इस तरह का दिया गया जहर का उसको कोई दवा कैसे दे दिया गया। संबंध चल रहे थे कुछ पता? इसमें बताया गया कि 2 से 2.5 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पूछताछ से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। खतरा था इसके पति से भी। समाजवादी पार्टी नेता राजीव राय ने कहा कि मुझे अभी भी याद है कि जब हमारे रक्षा मंत्री सियाचिन ग्लेशियर गए थे, उस समय हमारा पड़ोसी देश हम पर गोलीबारी कर रहा था। उन्होंने वहां खड़े होकर सेना से मुंह तोड़ जवाब देने का वादा किया था। अगर सरकार आतंकवाद या देश को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन सिर्फ बातचीत से ज़्यादा कुछ होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। देह रूप से मैं तो वो दौर भी मुझे याद है जब माननीय नेताजी रक्षा मंत्री थे और सियाचिन ग्लेशियर में गए थे, धोती कुर्ता पहन कर गए थे। जब गोलियों की आवाज आई तो उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि ये कहाँ से आ रही है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान से चल रही है। उन्होंने पूछा आप लोग क्यों चुप हो? बोले क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री यहाँ है। नेताजी ने कहा मैं यहीं खड़ा हूँ, गोली का जवाब मुंह तोड़ दो, और वहां से गोली चलवा दिया था। तो अगर देश के दुश्मनों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, देश को चोट देने वालों के खिलाफ कोई भी सरकार कठोरतम कार्रवाई करती है तो समाजवादी पार्टी और देश सेना और सरकार के साथ है, लेकिन बात सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं होनी चाहिए, इसको हकीकत में भी देखना चाहिए। ईरान और इजराइल की जंग और तेज हो गई है, जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल के पास अमेरिका की मदद के बिना ईरान की सभी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने की क्षमता नहीं है। ट्रंप ने ईरान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि मैं ईरान को एक समय सीमा दे रहा हूं और मैं कहूंगा कि 2 सप्ताह ज़्यादा होंगे। ये देखने का समय है कि लोग अपने होश में आते हैं या नहीं। ट्रंप का ये बयान इशारा करता है कि अमेरिका ईरान पर सख्त कूटनीतिक दबाव बनाना चाहता है और ज़रूरत पड़ी तो निर्णायक कदम भी उठा सकता है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह हालात के आधार पर ईरान इजराइल युद्ध विराम का समर्थन कर सकते हैं।
हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ईरान अब यूरोप से बात नहीं करना चाहता बल्कि केवल अमेरिका से बातचीत चाहता है। ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ ज्वाइंट JCPOA समझौता किया था, जिसे ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही रद्द कर दिया। बाइडेन प्रशासन ने समझौते को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन ईरान की यूरेनियम संवर्धन प्रक्रिया और इसराइल के जवाबी हमलों के कारण प्रगति धीमी रही। ट्रंप की दो टूक नीति यानी कि संधि म करो या परिणाम झेलो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल खड़ा कर सकती है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।